हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़फुल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में ही काम आने वाला टॉपिक है। बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड मैं सारे वीडियोज़ बनाऊँगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये आप लोगों की डिमांड पे ही बनने वाला टॉपिक है। आप लोगों ने डिमांड की थी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और जो ये कॉस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इससे रिलेटेड वीडियोस बनाए जाए। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बाकी कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो कॉस्ट के बाकी जितने भी टॉपिक है, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और बेसिक जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, उससे रिलेटेड जितने भी जो वीडियो है वो सारे कुछ आपको प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से कोई भी वीडियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हिंदी में हम बोलते हैं प्रमाप लागत निर्धारण। ठीक है, तो प्रमाप लागत निर्धारण को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रमाप के बारे में पता होना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड के बारे में देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है, स्टैंडर्ड को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म हमारे सामने आएगा वो आएगा आपके सामने स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जिसे हम कहेंगे प्रमाप। ठीक है, तो ये प्रमाप क्या चीज़ होती है, प्रमाप हम किसे कह सकते हैं? तो देखिए, प्रमाप यहाँ पे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो प्रमाप का आशय होता है एक पूर्व निर्धारित, से हम क्या कह सकते हैं, पूर्व निर्धारित, पहले से प्री डिटरमाइंड, पूर्व निर्धारित मानक, या फिर हम कह सकते हैं माप, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एक आदर्श। ठीक है, एक पूर्व निर्धारित माप, मानक या फिर आदर्श। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इंग्लिश में देखिए, प्री डिटरमाइंड मेजरमेंट, प्री डिटरमाइंड आइडियल, वो जो चीज़ होगी वो आपके क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड कहलाएगी। अब ये हमें डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आ रही है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपको एक केक बनाना है। ठीक है, तो केक बनाने के लिए आपको कितना उसमें फ्लोर चाहिए होगा, कितना उसमें आटा चाहिए होगा, ये आपको पहले से ही क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आप बनाने जा रहे हैं 1 kg का केक। ठीक है, तो 1 kg के केक के लिए आपको कितना फ्लोर चाहिए होता है, कितना आपको उसमें मैदा आटा चाहिए होता है, वो आप पहले से ही क्या कर देते हो, डिसाइड कर देते हो। ऐसा तो है नहीं कि 1 किलो केक बनाने के लिए 2 किलो आटा चाहिए। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट चाहिए, पर्टिकुलर माप चाहिए, और वो माप ही उसका क्या होता है, आदर्श होता है, उसका आइडियल मेजरमेंट होता है। तो जो भी आइडियल मेजरमेंट होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, अब सपोज कीजिए कि आप लोगों को जो पास आउट होना है, आपने डिसाइड कर दिया कि हम लोग कितना पास आउट होने चाहते हैं, हम 60% अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, हम 60% मार्क्स क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ट्राई करोगे। तो आपने ये जो 60% का क्राइटेरिया सेट किया ना, इसको हम क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्राइटेरिया भी कहा जा सकता है। तो ये जो क्राइटेरिया आपने सेट किया है कि मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर 60% मार्क्स से क्या होगा, पास होगा, तो ये जो 60% है वो क्राइटेरिया है। अब हो सकता है कि आप जो है 80% मार्क्स भी क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, आप 80% मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने क्राइटेरिया बनाया है, आप इस क्राइटेरिया से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, आप इस क्राइटेरिया से कम भी अचीव कर सकते हैं, 50% मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया हम सेट करते हैं ना, पर्टिकुलर किसी चीज़ का, पर्टिकुलर किसी चीज़ को बनाने के लिए हम जो प्री डिटरमाइंड मेजरमेंट लगाते हैं, जो हम आइडियल सेट करते हैं, वो आइडियल ही आपका स्टैंडर्ड कहलाता है। और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं पूर्व निर्धारित मानक, माप या फिर आदर्श, एक प्री डिटरमाइंड मेजरमेंट या फिर आइडियल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ये डेफिनेशन, ये है आपका स्टैंडर्ड। अब देन हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या चीज़ होती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट।
अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या चीज़ होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रमाप लागत। प्रमाप लागत क्या चीज़ होती है, ये क्या टर्म्स होती हैं, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का मतलब आपको पता चल गया, पहले से डिसाइड किया हुआ कोई भी मेजरमेंट है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जो कि हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमने प्रोडक्शन किया ही नहीं है, हमने किसी चीज़ को बनाया ही नहीं है, या हमने कोई काम किया ही नहीं है, लेकिन पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही हम उसका कोई ना कोई मेजरमेंट सेट कर लेते हैं, कोई ना कोई कॉस्ट हम उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट को अगर हम डेफिनेशन की तरह से लिखे तो हम क्या कह सकते हैं, एक पूर्व निर्धारित, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, देखिए पूर्व निर्धारित क्या होती है, एक पूर्व निर्धारित लागत होती है। पूर्व निर्धारित क्या होती है, पूर्व निर्धारित या पूर्वानुमानित भी हम कह सकते हैं, पूर्वानुमानित लागत होती है ये। ठीक है, जिसकी गणना हम कैसे करेंगे, एक पूर्व निर्धारित लागत होती है, पूर्वानुमानित लागत होती है, जिसकी गणना हम करेंगे, कैसे करेंगे, सर्वश्रेष्ठ सबसे बेटर जो कंडीशंस होती है, सर्वश्रेष्ठ या फिर हम क्या कह सकते हैं, आदर्श, क्या कह सकते हैं, आदर्श, जो सर्वश्रेष्ठ सबसे बेस्ट सर्कमटेंसेस जो होते हैं, आदर्श जो परिस्थितियां होती है, परिस्थितियों में जिसकी क्या कर सकते हैं हम, आदर्श परिस्थितियों में उसकी क्या करते हैं हम, गणना, आदर्श परिस्थितियों में की जाती हो या की गई हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ध्यान से देखिए। प्रमाप लागत एक पूर्व निर्धारित या पूर्वानुमानित भी हम कह सकते हैं कॉस्ट होती है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, जिसकी की जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन सबसे बेस्ट कंडीशन के अंदर की जाती है। बेस्ट कंडीशन के अंदर इनकी क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। अब बेस्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो हम बेस्ट कंडीशन से क्या ले सकते हैं कि बेस्ट कंडीशन के अंदर बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे हम मटेरियल की बात करें, चाहे हम लेबर की बात करें, चाहे हम ओवरहेड की बात करें, तो सारे ही जो प्रोडक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही बेटर कंडीशन के अंदर हो, बेहतरीन कंडीशन के अंदर काम कर रहे हो, ऐसे इसके अंदर क्या की जाती है, इमेजिनेशन की जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियां जो होती है बिजनेस की, उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड्स जो होगी, वो स्टैंडर्ड जो होगा वो आपकी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाएगी। मतलब कि सबसे बेहतरीन सर्कमटेंसेस के अंदर हम काम करके एक कॉस्ट को डिसाइड करेंगे, एक कॉस्ट को क्या करेंगे, प्री डिटरमाइन करेंगे। तो वो जो कॉस्ट होगी वो ही आपकी क्या कहलाएगी, वो ही आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाएगी। क्लियर है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया और स्टैंडर्ड दोनों की डेफिनेशन हो गई। देन अब हम मूव करते हैं किस पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है वो अभी हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की डेफिनेशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या चीज़ होती है, तो देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक तरीके से प्रोसेस है। ठीक है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ की है, प्रोसेस है स्टैंडर्ड को सेट करने की। ठीक है, प्रोसेस है हमारे एक्चुअल जो डेटा है, एक्चुअल डेटा की स्टैंडर्ड से क्या करने की, कंपैरिजन करने की, एंड देन फाइंड आउट द वेरिएंसेस। ठीक है, जो उसके जो विचरण है उस विचरण को कैलकुलेट करने की क्या है, एक पूरी प्रोसेस है। तो हम इसको डेफिनेशन की तरह किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए हिंदी में मैं लिख रही हूँ आप लोगों के सामने। प्रमाप लागत निर्धारण जो है, ठीक है, प्रमाप लागत निर्धारण जो है, इसे हम प्रमाप लागत निर्धारण कहते हैं हिंदी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। ठीक है, तो प्रमाप लागत निर्धारण जो है वो प्रमाप लागत ज्ञात करने की, प्रमाप लागत को ज्ञात करने की, ठीक है, किसको ज्ञात करने की, प्रमाप लागत को ज्ञात करने, ठीक है, तथा क्या करने की, तथा बात करेंगे हम प्रमाप लागत तथा किसको, प्रमाप लागत वह लिख देते हैं हम, वह वास्तविक लागत जो है। ठीक है, प्रमाप लागत और जो वास्तविक लागत जिसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। तो जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, उसकी क्या करने की है, तुलना करने की। ठीक है, क्या करना है, उसको तुलना करना है। ठीक है, उसकी क्या करनी, तुलना। फिर बात करते हैं आगे, तुलना करने की
करने की विधि है, ठीक है। विधि है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, ठीक है। विधि कह सकते हैं हम, प्रोसेस कह सकते हैं, इसको प्रक्रिया कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, तकनीक कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक विधि है जिससे कि विचरणों का पता लगाया जा सके। हम क्यों करते हैं तुलना क्यों करते हैं हम एक्चुअल की स्टैंडर्ड से, जिससे क्या हो सके, जिससे कि विचरण जो होते हैं, वेरिएंसेस जो होते हैं विचरणों की, जिससे कि क्या हो सके, विचरणों या विचरण लिख देते हैं, विचरण का पता लगाया जा सके, ठीक है। विचरण का क्या लगाया जा सके, पता लगाया जा सके। ये काम करने की एक क्या है, आपके प्रोसेस है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हिंदी में लिखा है मैंने आपके सामने, इंग्लिश में देखिए क्या हो सकता है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, ठीक है। क्या है, एक टेक्निक है वेयर बाय द स्टैंडर्ड कॉस्ट आर कंप्यूटेड, जिसमें क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं, हम उसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सब्सिक्वेंटली द कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट, और उसको क्या करते हैं हम, एक्चुअल कॉस्ट के साथ में कंपेयर करते हैं, ठीक है, विथ द एक्चुअल कॉस्ट टू फाइंड आउट द वेरिएंसेस। किसके लिए, वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है। तो ये इंग्लिश में मैंने बोला है, लिखा नहीं है आपके सामने, हिंदी में लिखा है मैंने। क्या लिखा है, प्रमाप लागत निर्धारण, प्रमाप लागत को किसको ज्ञात करना है भाई, प्रमाप लागत को ज्ञात करने तथा क्या करना है, प्रमाप लागत और वास्तविक लागत की क्या करनी है, वास्तविक की लिखा है ना मैंने, वास्तविक लागत की क्या करनी है, वास्तविक लागत की तुलना करनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि इसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और स्टैंडर्ड सेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, एक्चुअली उस काम को करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको एक केक बनाना है, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 1 किलो केक बनाने के लिए मुझे 1 किलो आटा चाहिए, ठीक है। वो सेट करने के बाद में आप एक्चुअली केक बनाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद में हो सकता है कि जब आप एक्चुअली केक बनाएं तो एक्चुअली केक बनाने में आपको हो सकता है कि 1.5 kg मतलब कि 1.5 किलो आटा भी लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले स्टैंडर्ड बनाया जाता है, देन एक्चुअल काम किया जाता है, और उसकी जो एक्चुअल रिजल्ट है उससे क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। और कंपैरिजन करके हम क्या पता करते हैं, कंपैरिजन करके हम वेरिएंस जो विचरण होता है, ठीक है, इससे क्या पता चलता है, आपके वेरिएंस का पता चलता है। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है कि डिफरेंस होता है। किस में डिफरेंस होगा, आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट में डिफरेंस होगा, और एक्चुअल कॉस्ट के अंदर जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही आपके क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। तो वो डिफरेंस क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, ये सब हम बाद में क्या करेंगे, इसमें पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, प्रोसेस और मेथड, ठीक है। किस चीज को करने का, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करना है या कंप्यूटेट करने का, एंड देन उस स्टैंडर्ड कॉस्ट को किससे किया जाता है, एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करने पे अगर कोई वेरिएंस होता है, क्या होता है वेरिएंस मतलब विचरण होता है, दोनों में क्या होता है, कुछ डिफरेंस होता है, तो उसका क्या करते हैं हम, पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस है आपके, वो क्या कहलाती है, आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर है। मैंने आपको केक का एग्जाम्पल दे दिया। आपने सोचा था 1 किलो केक में, 1 किलो आटे में 1 किलो केक बन जाएगा, लेकिन जब आपने वास्तविक रूप से केक को बनाया तब हो सकता है कि 1.5 kg मतलब कि 1.5 kg आपको क्या लग गया, आटा लग गया। तो हो सकता है डिफरेंस तो हुआ ही है, आपने सोचा था 1 kg, स्टैंडर्ड आपका क्या था, स्टैंडर्ड था 1 kg, बट एक्चुअल जो आपके लगा है वो कितना लगा है, 1.5 kg लगा है, ठीक है। तो इसको हम एक्चुअल कह सकते हैं। तो इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में हुआ डिफरेंस। तो वो जो डिफरेंस हुआ है ना, वो डिफरेंस ही आपके क्या कहलाया, वेरिएंस, ठीक है। तो इन वेरिएंसेस का पता लगाने के लिए ही तो पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जाती है, ठीक है। कि आखिर जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, आपको पता है जब प्रोडक्शन प्रोसेस चलता है तो प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे 0.5 kg अगर ज़्यादा लग जाता है पर्टिकुलर किसी 1 यूनिट पर, तो सोचिए कि उस प्रोडक्शन हाउस में कितनी यूनिट्स बन रही है, तो उन यूनिट्स पे कितना ज़्यादा क्वांटिटी लग जाता है, ठीक है। तो उस वेरिएंसेस का पता करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, हम कॉस्ट के ऊपर क्या कर सके, हम कॉस्ट का मिनिमाइजेशन कर सके, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को स्पेशली यूज़ किया जाता है। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी टेक्निक्स के अंदर भी आता है। मैनेजर्स लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टूल है ये, डिसाइड करने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है आपकी। अब इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो आप बना सकते
सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है चीज़ों का तो आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख सकती थी, बट हिंदी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी आती है चीज़ों को लिखने के लिए, इसलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ। क्लियर है? तो आप लोग इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़। तो अभी हम चलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया है, क्या क्या चीज़ की हमने, सबसे पहले पता किया कि स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है। ठीक है, देन हमने पता किया है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, देन हमने क्या सीखा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीखा है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हमारे इसकी, अभी तो हमारा टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ, हमने इसके पहले जो इसका नाम है उस नाम के हिसाब से 3 टर्म्स को पढ़ लिया है। ठीक है, अभी देखिए अब इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रोसेस है आपके, किस चीज़ की प्रोसेस पढ़ेंगे हम, देखिए प्रोसेस पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, कि कैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है आपके वो किस तरीके से काम में ली जाती है, उसमें क्या क्या किया जाता है, वो पूरी जो प्रोसेस है, जो पूरी क्या है आपकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में हम पूरी क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम इसकी प्रोसेस। तो चलिए हम देखते हैं इसकी प्रोसेस में देखिए हम यहाँ पे जो प्रोसेस है उसमें हम स्टेप वाइज काम करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर क्या किया जाता है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर आपके किया जाता है सेटिंग ऑफ, क्या किया जाता है, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट किया जाता है। ठीक है, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब देखिए इसको मैं हिंदी में लिखती हूँ, प्रमाप लागत का क्या किया जाता है, आपके प्रमाप लागत का निर्धारण किया जाता है। क्लियर है? सबसे पहला काम इसके अंदर ये किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की जाती है। मतलब कि काम अभी हमने किया ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया, हमने सिर्फ सोच रहे हैं कि हम करेंगे, तो करने से पहले ही हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए वो हमने पहले से बैठ के सोच लिया। ठीक है, तो उसको हमने बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया। ठीक है, लागत का क्या कर दिया हमने, प्रमाप लागत का निर्धारण किया, स्टेप नंबर फर्स्ट है। फिर बात करेंगे हम स्टेप नंबर किसकी, सेकंड की। स्टेप नंबर सेकंड में हम क्या काम करेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में हम काम करेंगे एसर्टेनिंग एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे वास्तविक लागत की गणना करेंगे हम। किसकी करेंगे हम, वास्तविक लागत की गणना। क्लियर है? वास्तविक लागत मतलब अब हमने क्या किया, अब हमने काम चालू किया, हमारा काम किया। ठीक है, काम कर दिया। सपोज करो आपने पहले केक बनाने का सोचा, केक का स्टैंडर्ड बनाया आपने, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली कि एक केक को बनाने के लिए मुझे कम से कम कितने 300 या 350 रुपये का क्या आएगा, खर्चा आएगा। ठीक है, देन आपने एक्चुअली केक को बनाना चालू किया। क्लियर है? आपने सोचा था कि इसके अंदर आटा इतना लगेगा, इसके अंदर चॉकलेट, इसके अंदर क्रीम इतनी लगेगी, सब कुछ सोच के आपने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई। क्लियर है? और उसके बाद में आपने एक्चुअली केक बनाया, और एक्चुअली केक बनाने के बाद में आपने उसकी क्या की, कॉस्ट कैलकुलेट की, उसको एसर्टेन किया कि इसको अब मैंने जब एक्चुअली बना लिया है तो इसको एक्चुअली बनाने के बाद में मुझे इसमें कितनी कॉस्ट आई है। क्लियर है? तो ये आपने बताई इसकी एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, उसकी आपने कर दी कैलकुलेशन। फिर बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड की। स्टेप नंबर थर्ड में क्या किया जाता है, स्टेप नंबर थर्ड के अंदर किया जाता है कंपैरिजन। ठीक है, अब हम करेंगे कंपेयरिंग। क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे किसके बीच बीच में करेंगे हम, एक्चुअल कॉस्ट के साथ में, एक्चुअल कॉस्ट विथ किसके साथ में कंपैरिजन करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट का, एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट की हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, किसके लिए करेंगे, टू फाइंड आउट किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट डिफरेंस। टू फाइंड आउट क्या करना है आपको, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट डिफरेंस, जिसको कि हम, जो कि क्या जाना जाता है, नोन एज जिसे हम क्या जानते हैं, वेरिएंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम विचरण के नाम से
जानते हैं। तो ये देखिए स्टेप क्या हो रहा है कि आपने एक्चुअल कॉस्ट निकाली, देन आपने एक्चुअल कॉस्ट की क्या की, एक्चुअल कॉस्ट की कंपैरिजन किया किसके साथ में, स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल कॉस्ट है और ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इन दोनों के बीच में क्या किया आपने, कंपैरिजन किया। किस चीज़ के लिए कंपैरिजन किया, ताकि आपको क्या पता चल सके, वेरिएंस पता चल सके, विचरण पता चल सके, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहा है वो डिफरेंस आपको पता चल सके, और वो जो डिफरेंस होता है ना वो डिफरेंस ही आपके क्या कहलाता है, वेरिएंस, विचरण कहलाता है। हिंदी में अगर आप क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे कि आपकी जो वास्तविक लागत है उस वास्तविक लागत की किससे तुलना कर रहे हो आप, उसकी आप तुलना कर रहे हो प्रमाप लागत से, ठीक है। तो वास्तविक लागत की प्रमाप लागत से तुलना करनी, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि अंतर पता चल सके दोनों का, ठीक है। और वो जो अंतर है वो अंतर ही आपका क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। क्लियर है। तो ये है आपके स्टेप नंबर 3। इसके बाद में आपके स्टेप नंबर 4 भी आएगा। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, स्टेप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो मैं लिख रही हूँ स्टेप नंबर 4 आपका। तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, स्टेप नंबर 4 के अंदर करना आपको एनालाइजिंग, ठीक है। आपको एनालाइजिंग करना है किस चीज़ का, एनालाइजिंग करना है, एनालाइजिंग वेरिएंस का आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। एनालाइजिंग वेरिएंस 4 किस चीज़ के लिए, फॉर एसर्टेनिंग रीजन, फॉर एसर्टेनिंग रीजन्स, एसर्टेनिंग रीजन्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे उस वेरिएंस का एनालिसिस, ठीक है। और वेरिएंस का एनालिसिस किस चीज़ के लिए करेंगे, ताकि हमें कारणों का पता लग सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख सकती हूँ, देखिए हिंदी में मैं लिखती हूँ कि विचरणों का क्या करना है आपको, विचरणों का विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। विचरणों का विश्लेषण किया जाएगा और उस विचरणों के विश्लेषण को किस चीज़ के लिए किया जाएगा, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि विचरणों के कारणों का पता चल सके, जो विचरण हुए हैं, जो डिफरेंसेस हुआ है, ठीक है, जिससे कि विचरणों के कारणों का पता चल सके। क्लियर है। तो ये स्टेप रहेगा आपकी स्टेप नंबर 4। तो फर्स्ट देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था, स्टेप नंबर फर्स्ट था सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिसाइड करना, देन क्या करना, सेकेंड स्टेप था आपका एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। क्लियर है। फिर स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 था कि एक्चुअल कॉस्ट का आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। वो कंपैरिजन किया आपने, फिर आपको क्या लगा, कुछ डिफरेंस आया, तो वो डिफरेंस ही आपके क्या कहलाया, वेरिएंस कहलाया, ठीक है। तो वो वेरिएंस पता किया आपने, और वेरिएंस का फिर बाद में क्या करना है आपको, एनालिसिस करना है, उस वेरिएंस का क्या करना है, एनालिसिस। ये पूरा हम टॉपिक पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो मेन आपके जो टॉपिक है वो क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब विचरणों का विश्लेषण। ये मेन टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जिस पे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस का फिर क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, और किस चीज़ के लिए एनालिसिस करोगे, ताकि आपको पता चल सके, रीजंस पता चल सके कि आखिर हमारे ज़्यादा क्यों आई है एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से, ठीक है। अब ये वेरिएंस देखो फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है, मतलब विचरण आपके प्रतिकूल और अनुकूल दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही जो विचरण है वो किन कारणों की वजह से हुए हैं, उनका पता करने के लिए हम विचरणों का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्लियर है। तो ये करेंगे हम स्टेप नंबर 4। फिर हम बात करेंगे लास्ट में स्टेप नंबर 5 की। तो स्टेप नंबर 5 में लिखती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है, किस चीज़ की, रिपोर्टिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग ऑफ दीज वेरिएंस, जो आपने वेरिएंस निकाले हैं अभी, जो आपको पता चल गया है कि वेरिएंस हो गए हैं, ठीक है। तो दीज वेरिएंसेस जो है, यहाँ पे आ जाएगा वेरिएंसेस, दिस वेरिएंस जो है आपके टू किसको करेंगे, टू मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। टू मैनेजमेंट को, जो आपके मैनेजर हैं, टू मैनेजमेंट 4 किस चीज़ के लिए, वो क्या करेंगे मैनेजर, फिर उसका फॉर एप्रोप्रिएट
फॉर एप्रोप्रिएट क्या करेंगे, फिर वो फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, वो क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे वेयर नेसेसरी, जहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगी, वेयर नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी, जहाँ पे भी उनको आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पे वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक्शन लेंगे, वो लोग कार्यवाही करेंगे इस चीज़ की, ठीक है। तो क्या करेंगे, लास्ट में वेरिएंस हो गए, हमें पता चल गया कि वेरिएंस हो गया है, ठीक है, डिफरेंस हो गया है, तो उस डिफरेंस को क्या करेंगे, उस वेरिएंस को मैनेजमेंट को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि मैनेजर के ध्यान में ये बात आ जाए कि वेरिएंस हो रहा है, और उसके बाद में फिर वो लोग उस पर क्या कर सके, एक्शन ले सके, और उसके फिर क्या कर सके, हमारा जो भी जो कॉस्ट का है मिनिमाइजेशन वो किया जा सके, कॉस्ट पे कंट्रोल कर सके, इसके लिए फिर वो प्लानिंग करेंगे। क्लियर है। तो हम अब इसको हिंदी में लिखूं, हिंदी में देखिए हम क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि इसको क्या, प्रबंध को, यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, देखिए प्रबंध को क्या करेंगे हम, प्रबंध को विचरणों की सूचना देंगे, ठीक है, विचरणों की सूचना देंगे, क्या सूचना देंगे कि भाई विचरण हो रहा है, विचरण हो गया है, ठीक है, विचरण हो गया है, उसकी सूचना देना, ताकि क्या कर सके वो लोग उस पर कार्यवाही कर सके, ताकि उचित कार्यवाही की जा सके, ताकि उचित कार्यवाही की जा सके। भाई देखिए वेरिएंस अगर होता रहेगा तब तो क्या हो जाएगा, हमारे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी प्रोडक्शन जो होता है ना, वो काफ़ी बड़े लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होता है, क्लियर है, तो उसमें क्या होता है कि किसी एक यूनिट पे अगर हम 0.2 भी अगर ज़्यादा दे रहे हैं, 0.2 भी अगर किसी यूनिट पे कुछ चीज़ ज़्यादा लग जाती है, तो इसकी वजह से सोचिए हम कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बना रहे हैं, तो उसके ऊपर कितने जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ जाएगी। तो ये क्या होता है कि मतलब ध्यान रखने वाला फैक्टर होता है, इसलिए इस पर ध्यान रखा जाता है। अगर वेरिएंस हो जाता है तो मैनेजमेंट को इसके लिए कुछ ना कुछ एप्रोप्रिएट एक्शन लेना ही पड़ता है, अदरवाइज उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही कॉस्ट इंक्रीज होगी तो जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और सेलिंग प्राइस इंक्रीज होना इट मीन्स क्या होता है, मार्केट उसका खत्म हो जाना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और वो जो भी लेस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करेगा वो ही तो मैक्सिमाइजेशन कर सकता है प्रॉफिट का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रैटेजी चलती है मार्केट की। तो मार्केट की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बिजनेस देखिए सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं करना चाहता है, तो उसको अपने कॉस्ट पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, कॉस्ट क्या आ जाए, कम आ जाए, ठीक है। तो ये आपके प्रोसेस थी पूरी की पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर यूज़ होने वाली। क्लियर है। तो आपको वापस एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले क्या काम करेंगे, स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट किया जाता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है वो आपको पता ही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम बहुत ही बेहतरीन कंडीशन के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं और उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी, वो एक कॉस्ट होती है, ठीक है। वो डिसाइड करने के बाद में देन हम एक्चुअली प्रोडक्शन करते हैं और एक्चुअल प्रोडक्शन करने के बाद हम एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन करने के बाद में अगर कोई वेरिएंस आपके सामने आ जाता है, कोई डिफरेंस आ जाता है, तो वो डिफरेंस हम क्या कहेंगे, वेरिएंस कहेंगे। और उस वेरिएंस को फिर हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ताकि वो कोई भी एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। क्लियर है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो किस चीज़ की है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की है। आपकी जो लागत प्रमाप लागत निर्धारण विधि है उसके अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपके यूज़ की जाती है। क्लियर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे, इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, इसकी उपयोगिता देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ आती है, इसके क्या बेनिफिट्स है, एडवांटेजेस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है। देन हम टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड देखेंगे। उसके बाद में हम जो मेन टॉपिक है हमारा वेरिएंस एनालिसिस वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम इनके टाइप्स के बारे में, इनके एडवांटेजेस के बारे में और किस चीज़ के लिए लिमिटेशन के बारे में वीडियो आने वाला है। ठीक है।